नमस्ते दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर परवरिश के एक और नए एपिसोड में। आप सबके पॉपुलर डिमांड पर आज हमारे साथ फिर स्टूडियो में मौजूद है पूनम मेहता, जो कि एक कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट है, एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है और पेरेंटिंग कोच है। आइए मिल के स्वागत करते हैं पूनम का। पूनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। आज का दोस्तों हमारा जो विषय है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनका जो पैशन है, उसमें हम किस तरह एक संतुलन बना सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में आजकल इतना प्रेशर है, स्कूल से आके उनका कोचिंग और उनकी होमवर्क, तो इस बीच में जो बच्चों के शौक़ हैं, चाहे वो खेलना है या उनके कह लो उनके और जो पैशंस है, किसी को पेंटिंग का शौक़ है, वो सब कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। चलिए मिल के बात करते हैं पूनम से और जानते हैं कि हम किस तरह इसके बीच में एक संतुलन बना सकते हैं। पूनम, जैसे बात कर रहे थे हम कि बच्चों पे आजकल इतना प्रेशर है और उनके जो हॉबीज़ होते हैं, उनके पैशन, वो सब पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसे आपने अभी बोला कि बच्चे स्कूल से आते हैं, उनका कोचिंग की क्लासेस पे जाना होता है, होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बेचारे बच्चे के पास तो टाइम ही नहीं है, वो कुछ और करे क्या। और ना चाहते हुए भी कभी कभी पेरेंट्स बच्चे को इतना प्रेशर देने लगते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो, आप कोचिंग पे जा रहे हो, वहाँ का काम भी करो और बस अपना होमवर्क करो और लर्निंग वर्क करो। तो क्या हो जाता है कि जाने अनजाने हम पेरेंट्स भी बच्चों का ये जो बैलेंस होता है ना दोस्तों, ये हम बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ क्या, मैं तो कहूँगी बनाने ही नहीं देते हैं। जबकि ट्रुथ क्या है कि जो बच्चा अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज़ को, जैसे आपने बोला, जो भी उसका पैशन है, जब वो उसको मेंटेन करता है तो ना सिर्फ उसके अंदर अदर स्किल्स कह लीजिए वो डेवलप होते हैं, उसकी स्टडी भी इम्प्रूव होने लग जाते हैं, उसका जो एकेडमिक स्कोर होता है वो भी बच्चे का जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाता है। अब समस्या क्या आती है कि इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करें। अब हम बैलेंस कैसे बनाएं, राइट? तो देखिए, इसके लिए कोई एक रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या देखते हैं, कुछ बच्चों के स्कूल्स हैं वो 5 days a week है, कई बच्चों की डेली कोचिंग है, तो कई बच्चों की ऑल्टरनेटिव डेज पे है, कई बच्चों को सैटरडे भी स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम एक जैसे रोड मैप देने की कोशिश करें हमारी ऑडियंस को कि बैलेंस कैसे क्रिएट करें, तो हमें बच्चों का एक स्केड्यूल बनाना चाहिए। वो स्केड्यूल बोलें तो जब वो स्कूल से घर आते हैं, एक टाइम टेबल जैसे, राइट? उसके अंदर हमारे को प्रायोरिटीज जरूर देखनी चाहिए। अब प्रायोरिटीज क्यों आ रही हैं? क्योंकि कभी किसी बच्चे का यूनिट टेस्ट आ रहा है, हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, ऐसे करके। और जब भी आपने स्केड्यूल बनाया, उसके अंदर आप बच्चे की प्रायोरिटीज बिल्कुल देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके साथ बच्चे को एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिखाने वाली, और वो ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो ना तो उसको पढ़ाई में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, ना उसकी हॉबीज़ को करने देती हैं। वहाँ पे बच्चे को नो कहना आना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ आजकल मोबाइल हाथ में ले लिया हमने, तो बच्चा सोशल मीडिया देखी जा रहा है, बेकार में हम फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे ही बात करके अपने जो है बच्चा टाइम वेस्ट करता जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चे को हम ये सिखाएं कि ये जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये दोनों में से किसी भी रोल में आपका कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, ना आपकी पढ़ाई को कर रही हैं, ना ये आपके पैशन को और आपकी हॉबीज़ को कर रही हैं। और उसके बाद हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी चाहिए। देखिए, बच्चा एकदम मैकेनिकल वे में तो नहीं चलेगा, कभी मूड भी नहीं करता है, कभी कुछ भी नहीं है, तो हमें उसके साथ एक बड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी चाहिए।
तो जब हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें, और जैसे कि सैटरडे संडे होता है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि उसको आप पिछले हफ्ते की पूरे रिवीजन पे रखिए, अपनी स्टडी का भी लेके जो भी है, क्योंकि सैटरडे संडे अगर स्कूल नहीं है तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा जो है बच्चे को वो टाइम मिलता है, बट द चाइल्ड हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई सैटरडे संडे, यू नो, कि मुझे तो भाई अब इसको जो है अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें अगर हम करें तो कहीं ना कहीं हम इसमें ये बैलेंस या संतुलन बना सकते हैं। आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो सैटरडे संडे आता है, एक छुट्टी है, मतलब आज छुट्टी है, आज स्कूल नहीं जाना, मैं कुछ नहीं करूँगा, बट आई थिंक उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे आपने बोला, एज अ रिविजन। सो जब हम उसको एज अ रिविजन यूज़ कर सकते हैं तो हमारे लिए आने वाले वीक में भी काफ़ी टाइम मिलता है, क्योंकि एक बैकलॉग नहीं इकट्ठा होता है। बिल्कुल। और मैं तो एक चीज़ बड़ी बोलती हूँ कि जैसे हफ्ते का पहला संडे है तो पिछले हफ्ते जो किया वो रिवाइज करो, जब सेकंड संडे आता है तो पिछले 15 दिनों में जो किया वो रिवाइज कर लो, और जो थर्ड आया तो पिछले 3 हफ्ते में जो किया, महीने का जो एंड वाला संडे आया तो पूरे महीने का। उससे हमने क्या देखा है कि बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा रहता है अगर बच्चे इसको फॉलो कर पाएं तो। आपने हमें बताया कि एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल जैसे एक टाइम टेबल बनाओ, जैसे स्कूल में वो टाइम टेबल होता है। उस बीच जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो बच्चे अपना जो उनके जो शौक़ है या पैशन है, या मान लो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई डांस क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है तो डांस क्लासेस रोज़ तो नहीं होती हैं, या सिंगिंग क्लास हो गई, या बैडमिंटन है, या स्विमिंग है, यू नो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चे करना चाहते हैं, तो वो जैसे हफ्ते में 1-2 दिन फिट कर सकते हैं। उससे एक बैलेंस बन जाता है, और उनको उनकी रूटीन में जैसे उनको समझ में आ जाता है कि भाई हाँ मुझे आज का दिन ये करना है। और पता है बच्चे ना एक्साइटेड भी रहते हैं कि अगर उसको शौक है म्यूजिक का, सिंगिंग का, अरे वेडनेसडे को मुझे इस क्लास में जाना है, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो बच्चों को हमेशा रिवाइव रखता है, उनको डल नहीं पड़ने देता है। तो एक अगर प्रॉपर बैलेंस करेंगे तो बच्चों के अंदर अपने आप दोनों चीज़ों के बीच में संतुलन आना शुरू हो जाता है। राइट। एंड ऑल्सो जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे या अपने टैब में गेमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसका भी अगर 1 या 2 दिन फिक्स कर देते हैं पेरेंट्स या बच्चा खुद, मतलब उसके साथ बैठ के, तो देखिए मोबाइल का तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चा 1-2 दिन में तो कभी भी फिक्स नहीं करेगा, कभी भी एग्री नहीं करेगा, तो पूरे दिन में हम कोई एक टाइम जो है वो उनको थोड़ा सा दे सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कभी भी पढ़ने के एकदम बाद या पढ़ने से एकदम पहले हमें बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे ममता जी मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी हमें उनको ना ये ज़रूर बताना चाहिए कि जो हॉबीज़ होती है उनका फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि आजकल जैसे अभी आपने मोबाइल का नाम लिया तो बच्चों को लगता है गेम्स भी हैं तो मोबाइल में खेल लो, आपके मोबाइल में सारी गेम्स हैं बच्चों के पास, एंड दे फील लाइक मोर कंफर्टेबल। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। आज के टाइम में बच्चा क्या बोलता है कि कुछ भी काम करना है, अच्छा आप मुझे मोबाइल इतनी देर दे दोगे। तो अब क्या हो गया कि जो हम बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्स करते थे ना किसी काम को करने के लिए, वो बच्चों ने एक डील बना दी है। अच्छा मैं होमवर्क कर दूं फिर आप 1 घंटा मोबाइल दोगे, पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है। वो होमवर्क करेगा लेकिन उसका उसमें कंसंट्रेशन नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, बस उस काम को कर लेगा और फटाफट जो है वो मोबाइल ले लेगा। अगर हमारी जो हॉबीज होती हैं, अगर मैं उनके बेनिफिट की बात करूं तो वो ना सिर्फ आपको फिजिकल वेलबींग देती हैं, इमोशनल वेलबींग देती हैं, सोशल वेलबींग देती हैं, वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर मैं बोलूँ तो जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो वो हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट को स्टिमुलेट कर पाती हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं, और हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं वो ज़बरदस्त इम्प्रूव हो जाते हैं सिर्फ कुछ गेम्स को, कुछ हॉबीज़ को एग्जीक्यूट करने से। अब जब आप बात कर रही हो कुछ गेम्स को, तो ये गेम्स वो है जो टैब पे खेलते हैं या ये आउटडोर गेम्स है? नहीं, मैं यहाँ पे आउटडोर की ज़्यादा बात करना पसंद करूँगी रेदर दैन कि सिर्फ हम मोबाइल। आजकल तो बच्चे पेंटिंग भी जो है वो मोबाइल पे कर रहे हैं। अब अगर मैं पेंटिंग की, चलो अगर हम बात करते हैं सिंपल पेंटिंग की,
पेंटिंग अपने आप में एक बड़ा ही मेडिटेटिव एक्ट है। आप और मैं भी अगर हम पेंटिंग करने बैठेंगे ना, तो थोड़ी देर में क्या होगा, हमारे अंदर थॉट्स जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी को टैप कर पाते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं ये जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, ये जो इतना खूबसूरत क्रिएशन हुआ है, ये भी परमात्मा का एक उनका क्रिएटिव स्किल है। तो वो स्किल हम सबके अंदर है। तो जो बच्चे पेंटिंग करते हैं, ना सिर्फ बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, उनके अंदर नए आइडियाज भी आते हैं। और जो लोग पेंटिंग अच्छी करते हैं, हमने देखा है उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, उनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई एसे लिख रहे हैं या हमने लेसन तो पढ़ लिया, अब उसके क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं, तो जिन बच्चों को मतलब पेंटिंग का उनका पैशन होता है, उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो मैंने देखा है कि उनका राइटिंग स्किल बहुत खूबसूरत जो है वो रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बात करूँ गार्डनिंग की, अब आजकल तो देखिए मोस्टली हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो हमें वो ज़मीन तो ऐसे मिलती नहीं है, लेकिन चलो जो भी हमने गमले वगैरह लगाए होते हैं, और जब बच्चे उस मिट्टी की डिगिंग करता है या जब वो पानी देता है, तो हमारी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल है, उसके अंदर नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। तो अपने आप वो क्या करता है, वो जो बच्चा होता है, देखिए स्ट्रेस तो बच्चों को भी है, स्कूल का, पढ़ाई का, हर चीज का, लेकिन जब वो गार्डनिंग करेगा, पानी देगा, खुदाई करेगा, पौधों के साथ रहेगा, तो देखिए नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट उसके ऊपर काम करेंगे। और उन बच्चों को जो ऐसी हॉबीज रखते हैं, हमने रिसर्च में देखा है, उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कम आता है इन लोगों के पास, जस्ट एक जो लोग इतना गार्डनिंग में रहते हैं। और एक और चीज़, जैसे मान लो हम बच्चों को सिखाते हैं कि घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, तो बचपन में ही अगर हम बच्चों में ये शौक पैदा कर दें कि अच्छा पौधों को पानी देना है या वो डिग करना है सॉइल को, तो वो इसी तरह एक कनेक्शन फॉर्म करेंगे प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ। और पत्री जी ने तो हमेशा ही बोला है कि मेडिटेशन और नेचर के साथ तो आपको जुड़ के ही रहना है। तो ये बड़ा खूबसूरत तरीका होता है, खुद भी जुड़ना और बच्चों के अंदर भी। तो अपने आप बच्चों का जो है वो एक हॉबी भी बन जाती है और उनको बहुत अच्छा भी लगने लग जाता है। सो दिस इज समथिंग वेरी नाइस जो आपने बताया कि बच्चों के लिए एक शेड्यूल बनाना या उनसे बनवाना बहुत ज़रूरी है, एक टाइम टेबल सेट करना, जिससे वो अपने स्टडीज़ और अपने हॉबीज़ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज समय तो लिमिटेड है, अब उस समय को हमने किस तरह उसका उपयोग करना है, वो आप जब एक टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे कि स्कूल में टाइम टेबल होता है, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पर सारे सब्जेक्ट्स रोज़ तो नहीं होते। सो उसी पैटर्न को फॉलो करें पेरेंट्स, तो उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आउटडोर एक्टिविटीज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है, विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारा फिज़िकल वर्कआउट होता है एंड ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है, हम स्वेट करते हैं, सो ऑल दिस फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ दोनों मिलती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा रही है, वो है म्यूज़िक। कहते हैं ना, म्यूज़िक इज़ मेडिटेशन एंड म्यूज़िक डजंट हैव एनी लैंग्वेज। तो आप कोई भी गाना सुन रहे हैं किसी भी लैंग्वेज का, आप उसमें खो जाते हैं। सो म्यूज़िक को हम बच्चों की लाइफ में किस तरह इनकलकेट कर सकते हैं या उसको म्यूज़िक की तरफ किस तरह ड्रॉन कर सकते हैं, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का एक इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, चाहे वो फ्लूट है, संतूर है, तबला है। सो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी आपसे। बिल्कुल, देखिए म्यूज़िक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम सारे PSSM ध्यानियों के पास है, पत्री जी की बांसुरी है ना। हम में से मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग जो हैं हम उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। जब हम बांसुरी के साथ करते हैं तो काफ़ी लोगों ने बोला कि हम ज़्यादा जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। अगर मैं म्यूज़िक की या मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो अगर आपको मालूम हो, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ये भी बहुत वायलिन प्ले करते थे। और अगर हम बच्चों को गिटार सिखाते हैं या पियानो सिखाते हैं, तो आप देखिए एक ही समय में बच्चा क्या कर रहा है। वो जब उसकी कीज को प्रेस करता है या उसकी स्ट्रिंग को कर रहा है,
वो स्पीड पे ध्यान देता है, वो रिदम पे ध्यान दे रहा है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने से उससे जो जुड़े हुए बेनिफिट होते हैं वो ना सिर्फ उसकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करेंगे, वो एकेडमिकली भी बच्चे के अंदर ये चीज़ें डाल देते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है और उसके पेरेंट्स बोलते हैं ये बच्चा बहुत एग्रेसिव है, तो पता हम उनको क्या बोलते हैं, इनको तबला सिखाइए, तबला सिखाइए। तबला जो बच्चे करते हैं, जो जिनको बहुत गुस्सा आता है या जो उनका एग्रेशन होता है, वो वहाँ पे उनका ट्रांसम्यूट होना शुरू हो जाता है। तबला बजाने में अगेन कंसंट्रेशन चाहिए, दैट पर्सन हैज टू मेंटेन दैट रिदम इटसेल्फ ओनली। तो ये बहुत ही थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट बन जाता है हम लोगों के लिए। इसी तरीके से जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता, मतलब ध्यान आई मीन स्टडी में या अपने किसी में, तो हम उनको वायलिन बजाने के लिए भी बोलते हैं। तो वाकई में म्यूजिक जो होता है वो तो कहते हैं ना हमारी सोल से निकलता है, हमारे एक अंदर की वो चीज़ निकलती है, तो वो भी बहुत फायदा करती है। इवन ड्रमिंग जो कि बहुत सिंपल है, जिसके लिए हमें कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ती हैं, ड्रमिंग भी बहुत आपको हेल्प करता है। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ड्रमिंग को यूज़ करते हुए फॉर देयर शैमनिक प्रैक्टिसेस। 100%, क्योंकि वो वहाँ पे जो एक साउंड क्रिएट होता है, हमको मालूम ही है, जो साउंड होती है वो उनके एक बॉडी के सेल में जाती है। तो अब जैसे एक बार ही मेरे पास एक पेरेंट आए थे, तो उनको ये बोला, तो वो बोले कि नहीं, एक टाइम कहाँ है, हम इसको कहाँ तबले की क्लासेस लगवाएं, मतलब वो नहीं कंफर्टेबल थे। तो बोले कोई नहीं, वो घर में टेबल है ना, उस पर बजाओ। वो बच्चे ने टेबल के ऊपर इतना सुंदर बजाना शुरू कर दिया कि मतलब वो इतना अच्छा, फिर उसने उसका ना वीडियो बना के मुझे भेजा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो उसको इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी, और उसने टेबल से ही उस चीज़ के अंदर इतना अच्छा जो है उसको क्रिएट किया। ऑल्सो अगर मान लो वो बजा नहीं रहा और हम एक रूटीन बनाए, या घर में जैसे म्यूज़िक चलता रहे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कोई भी बांसुरी, तो वो भी बहुत रिलैक्सिंग। हाँ, वो रिलैक्सिंग रहती है, लेकिन जब बच्चा खुद इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है तो थोड़े उसके ज़रा जो बेनिफिट है वो थोड़े मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एंड यहाँ पे जैसे आपने पहले कहा था कि हमें बच्चों को बताना होगा हर चीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं। जब तक बच्चे को समझ नहीं आएगी कि ये करने से ये फ़ायदा होगा, हम अक्सर एज पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा चलो तुम स्विमिंग क्लास कर लो, तुम ये क्लास कर लो, लेकिन अगर हम उनको एक्सप्लेन करें, बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या देखते हैं, अरे तुम्हारे वो दोस्त देखो वो स्विमिंग पे जा रहे हैं, तुमको भी स्विमिंग पे जाना है, बच्चा नहीं जाना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स भी तो कभी कभी लॉस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, अरे मेरी फ्रेंड के बच्चे तो 6 एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, मेरा बच्चा ही नहीं कर रहा। So the best way is, first you should understand what is going to be right for your kid. बच्चे को समझाइए, फिर बच्चे का पैशन देखिए, उसका झुकाव किस तरफ आता है, उसको क्या अच्छा लगता है। हो सकता है उसको इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन उसको सिंगिंग अच्छी लग रही है। हो सकता है उसको पेंटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं आपको रीडिंग का बेनिफिट बताऊं, पत्री जी ने हमेशा क्या बोला है, आप स्वाध्याय कीजिए, है ना, सेल्फ उसको कीजिए। रीडिंग का इतना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब हम एक किताब को पढ़ते हैं हम उसके राइटर के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब बच्चे को ये चीज़ समझ आती है, तो आपको पता है बच्चों के अंदर एम्पैथेटिकल व्यू बढ़ जाता है। एम्पैथेटिकल व्यू बोलें तो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को देखना और समझना। अब ये कहाँ से आया? ये रीडिंग से आता है। तो इस तरीके से जब हम देखें कि मेरे बच्चे में इन ट्रेट्स की कमी है, तो उनसे जुड़ी हुई हॉबीज के लिए हम अपने बच्चों को थोपेंगे नहीं, वी हैव टू प्रिपेयर देम। तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ उनको ऑप्शन दे के उसमें थोड़ा इन्वॉल्व करके, बच्चा कहता नहीं मुझे रीडिंग नहीं करनी, अच्छा चलो बैठो मैं आपको सुनाते हैं, धीरे धीरे, अच्छा आज तुम, अब आपने अगर बच्चे को आधा भी वो नॉवल पढ़ दिया और आज अब आप कहें कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अब वो कहेगा कि मैं भी 2 पेज पढ़ के देखूं आगे है क्या। तो ऐसे हम बच्चों में उन चीज़ को कल्टीवेट कर सकते हैं। आप एक पेरेंटिंग कोच हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आजकल मदर्स वर्किंग है, फादर वर्किंग है, यू नो लाइक जैसे, सो किस तरह पेरेंट्स
अपना समय निकालें, या पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं जो आप दे सकते हो कि अपने बिजी शेड्यूल में, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो आप शेयर कर रहे हो, अल्टीमेटली द पेरेंट्स आर द पीपल हु हैव टू ड्राइव द चिल्ड्रन, या उनको 100% प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं बोलूँ ना कि बच्चों की डेवलपमेंट बच्चों का तो है, पेरेंट्स का आज के टाइम में सबसे बड़ा टास्क है। उनको अपना करियर भी देखना है और उनको बच्चों के साथ काम भी करना है। मैं इसके लिए छोटे से एक एग्जाम्पल से ये बात बताती हूँ। मान लीजिए दोनों पेरेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग और उनके बच्चे को बड़ा स्ट्रेस आ रहा है, किस चीज़ का, पढ़ाई का, और उसको अपनी हॉबीज़ की क्लासेस भी करनी है। तो कभी कभी पेरेंट्स क्या समझते हैं कि हम तुम्हारी फीस दे रहे हैं, एडमिशन करा दिया, ड्राइवर तुम्हें लेके जा रहा है, छोड़ रहा है, और हमने क्या करना है, राइट? तो उस केस में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोलती हूँ वो है पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन, क्वालिटेटिव टाइम। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स अपने दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा कह रहा है कि अरे बाबा मेरी तो बड़ी स्ट्रगल चल रही है, ना मुझसे पढ़ाई हो रही है और ना ही मैं अपनी हॉबीज़ कर पा रहा हूँ, आप अपने बच्चे के साथ बैठें, उसको सपोर्ट करना है। उसको हमने हैंडीकैप नहीं कर देना कि ओके ये छोड़ दो, अच्छा तुम ये क्लासेस छोड़ दो, तुम बर्डन मत फील करो। उससे तो उसको आदत पड़ जाएगी कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो चीज़ों को छोड़ दो। आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उसको बोलिए कि बेटा एनालाइज करो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेक हिम टू काउंट हिज और हर ब्लेसिंग्स। कैसे, किस तरीके से? जैसे मान लीजिए उस बच्चे ने सिचुएशन को एनालाइज किया, वो बच्चा बोलता है कि मेरे को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से मैथ्स नहीं होती है। आपको पता है मेरे बच्चे से मैथ्स नहीं हो रही, वो तो ट्यूशन पे भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आप अपने बच्चे से कहेंगे कि बेटा ठीक है, आपको पता है कि आपके बच्चे के किस में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, उससे पूछो आपका इंग्लिश कैसा है, अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा है। साइंस कैसी है, वो भी मम्मा बहुत अच्छी है। आपकी हिंदी, बाकी सब्जेक्ट्स उससे पूछो। तो क्या होगा, वो ये देखने लग जाएगा कि मेरा पॉजिटिव क्या है। अब वो डिप्रेस क्यों हो रहा था, मुझे मैथ्स नहीं हो रहा, ऊपर से हम बोलना शुरू कर देंगे। तो पेरेंट्स को उसको ये रियलाइज करवाना है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। जब वो ये देख ले, अब उससे अगला क्वेश्चन कीजिए कि आपको ये मैथ्स का क्यों नहीं आ रहा, क्या आपको समझ नहीं आता? वो कहेगा नहीं मुझे समझ आता है। आपको लगता है आप एडिक्वेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको पॉइंट मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उससे पूछिए, डू यू थिंक, डू यू हैव एन ऑप्शन विद यू कि मैथ्स को भी छोड़ दे? अब वो 6th में या 7th में तो अभी तो नहीं छोड़ सकता। तो अरे बच्चे देखो, लाइफ में अगर किसी चीज में हमारे पास चॉइस नहीं है, देन तो वी हैव टू डू इट। अब हमें इसको करना ही करना है। फिर वो कहेगा हाँ ये तो मुझे करना ही है। द बेस्ट पार्ट इज, जो मुश्किल लगता है वो पहले कर लो, उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स को बड़ा एंजॉय करोगे। तो जब हम एक बच्चे के साथ पॉजिटिव पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स जो वर्किंग है आज के टाइम में, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर कितना टाइम आप उनके साथ बिता रहे हैं, ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है। हाउ क्वालिटेटिव टाइम यू आर स्पेंडिंग विद देम, कितनी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो। ये नहीं कि मैं ऑफिस का गुस्सा सारा अपने बच्चे पे ही निकाल रही हूँ। तो उससे क्या होगा, हम बच्चे को उसकी स्टडी में और जो भी उसका स्ट्रगल है उसमें उसको बिल्कुल बैलेंस करना भी सिखा देते हैं। तो क्वालिटेटिव टाइम होना चाहिए। दैट्स वेरी ब्यूटिफुली जो आपने एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक ये आपका 20 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें आई एम श्योर आपने कितने पेरेंट्स को हेल्प किया होगा। ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने हमें। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक लेडी मेरे पास आई, उनके 2 बच्चे थे, तो ये उनका छोटा बेटा था। वो बोलती है कि पूनम जी ये बिल्कुल काउंटिंग नहीं याद रख पाता। तो वो था 6-7 साल का बच्चा, उस हिसाब से तो उसको काउंटिंग आनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उस पे हमने देखा तो नहीं, वो कोई ऐसा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का केस नहीं था, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैंने थोड़ा सा और गहराई में जाके देखा, वो अपनी मदर के बड़ा क्लोज था। मतलब कभी मजाक में जैसे पापा भी बोल दे ना कि मम्मी अच्छी नहीं है, तो वो पापा से वो हो जाता था। मतलब हमने ये देखा, तो मैंने सोचा कि मैं इस पॉइंट को यूज करती हूँ। मैंने उनको क्या बोला, वो बोली हाँ ये मेरे पीछे पीछे बहुत रहता है। ओके, बड़ी सिंपल चीज़ है, घर में आलू हैं, आप उसको कहो कि बेटा हम काउंट करके आलू रखते हैं। आपने काउंट किए 10 आलू हो गए,
अगले दिन आप जानबूझ के बोलो, अरे ये देखो अब इतने आलू पड़े हैं, इसमें से कितने आलू कम हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आज पापा को बताना है। 2-3 दिन के अंदर वो बच्चा बिल्कुल बताने लगा, मम्मा इतने आलू थे, अब इतने हैं, तो इतने आपने यूज कर लिए। तो ये हमने जानबूझ के एक स्ट्रेटेजी करी और उसका इतना बेनिफिट उस बच्चे को मिला, यू वोंट बिलीव। उसको 1 महीना भी नहीं लगा और उसकी काउंटिंग, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, सब कुछ उसका सही हो गया। तो मतलब एक पार्टिसिपेशन के साथ हमें बच्चों को लेबल नहीं करना चाहिए। तो आप अगर उसका पैशन देखा, उसका पैशन ज्यादा क्या था, मम्मा की हेल्प करना, वो मम्मी के साथ बड़ा खुश रहता था। तो हमने उसको वहां पे यूज करके उसके अंदर देखिए हमने उसका मैथ्स का जो काउंटिंग था वो भी ठीक कर दिया था। पूनम, थैंक यू सो मच, आपने आके हमारे साथ इतने वैल्यूएबल टिप्स शेयर किए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हमारे दर्शकों को आज का शो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू। सो दोस्तों, पूनम ने हमारे साथ इतने अच्छे टिप्स शेयर किए हैं और हमें बताया एज पेरेंट्स हमें बच्चों के साथ किस तरह क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, किस तरह उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है और किस तरह एक बैलेंस बनता है फिर स्टडीज़ और उनकी हॉबीज़ के बीच में। हमारे दर्शक जो हमें टीवी पे देख रहे हैं और हमें फिर देखना चाहेंगे इस एपिसोड को, वो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे परवरिश के एक और नए एपिसोड में। नमस्ते। PMC हिंदी बदले जीवन।